नमस्कार दोस्तों, पीएल टेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022 के लिए ई विद्या का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये पहला प्रैक्टिस सेट जो है आपको हिंदी के क्वेश्चंस को पार्ट 1 में देखेंगे दोस्तों, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और अंत में दोस्तों ये कमेंट्स करके बताना है कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं, सही आंसर कितने आपके हो पाते हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे आपके सही होते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ प्रचार करना होता है, जबकि डींग हाँकना और खेल करना भी मुहावरे हैं जिनके अर्थ अनावश्यक बातें कहना और तमाशा बनाना होता है। तो विकल्प यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रचार करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। तो जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो जिसकी इच्छा की गई हो के लिए एक ऑप्शन इच्छित दिया गया है दोस्तों, इप्सित दिया गया है और आकांक्षा दिया गया है। इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो एक थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ समान आदत स्वभाव वाले, समान आदत एवं स्वभाव वाले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है, किस ऑप्शन में सही वर्तनी दी गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवंचक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनादृत, सही वर्तनी दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाश गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो आकाश गंगा के पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ण नदी भी होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमर का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो अमर का विलोम शब्द मर्त्य होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि अमर का अर्थ ना मरने वाला, अविनाशी, शाश्वत और मर्त्य का अर्थ होता है मरने वाला, तो मरणशील आदि, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या दी गई है 9 से 10, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम और सीता वन में गए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य किस प्रकार का है। तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपादान कारक इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो होता है का को के लिए लुप्त हो जाता है, जैसे राजकुमार, इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार। अतः का विभक्ति जो है चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है, इसमें अंतिम पद कुमार प्रधान है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वे दिन वे लोग किसकी रचना है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की रचना है, यह संस्मरण है जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना दंडी द्वारा की गई थी। यह संस्कृत काव्यशास्त्र संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दंडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आरंभ किया है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पद्मावत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसकी रचना सन 947 संवत 1540 में हुई थी और पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है? तो खड़ी बोली के पूर्व हिंदी गद्य साहित्य राजस्थानी, ब्रजभाषा व दक्षिणी हिंदी तीनों भाषाओं में मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का पर्यायवाची बताना है दोस्तों दिए गए विकल्प में से। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन है। जबकि आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथनक, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ध्यान रखिएगा, इनकी जो है ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, अतिथि का विलोम बताइए। तो अतिथि का विलोम बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो अतिथि का विलोम जो होता है यहाँ पे आतिथेय हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसे जीता न जा सकता हो कहलाता है। जिसे जीता न जा सकता हो क्या कहलाता है दोस्तों? जिसे जीता न जा सकता हो अजय कहलाता है। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना विजय कहलाती है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का भय न होना अभय कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सन्मार्ग का सन्निविच्छेद क्या है? तो दोस्तों बताना है आपको सन्मार्ग का सन्निविच्छेद क्या हो जाएगा। तो सन्मार्ग में व्यंजन संधि है दोस्तों, और इस संधि का सन्निविच्छेद सत प्लस मार्ग हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सत प्लस मार्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, अभ्युदय का सन्निविच्छेद क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अभ्युदय का सन्निविच्छेद आपको करना है। तो अभ्युदय में यण संधि है। सही सन्निविच्छेद यदि हम
बात करें तो अभी प्लस उदय हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राप्तांक में कौन सा समास है। तो प्राप्तांक में आपको समास बताना है दोस्तों। तो प्राप्तांक में अव्ययीभाव समास है, इसका समास विग्रह होता है प्राप्त अंक होगा। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान अव्यय होता है और प्राप्तांक में पूर्व पद प्राप्त प्रधान होने के साथ साथ एक अव्यय भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला शब्द में समास बताइए। सिंपल प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रिफला शब्द में द्विगु समास है दोस्तों, क्योंकि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 से 28, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है नीचे दिए गए प्रश्न से। प्रश्न नंबर 27 है, आपको बताना है इसमें कौन सा तत्सम शब्द दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कपाट है। कपाट तत्सम शब्द है, कपाट तत्सम शब्द है दोस्तों। और इसका तद्भव जो होता है वो किवाड़ होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में आपको तत्सम बताना है। तो इसका जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों कांचन। कांचन जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप कंचन बनेगा। ये कांचन जो है तत्सम है और तद्भव जो है कंचन बनेगा। और कंचन का अर्थ स्वर्ण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अत्याचार में आपको उपसर्ग का चयन करना है। तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है और इसमें मूल शब्द आचार है। यण संधि के अनुसार छोटी बड़ी वर्णों के पश्चात भिन्न स्वर आने पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्याचार, अति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अनुचर में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अनुचर शब्द में अनुपसर्ग व चर मूल शब्द है दोस्तों। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ इनमें से क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभ्रांत। इस प्रकार से लिखा जाता है, सही वर्तनी दी गई है दोस्तों, संभ्रांत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 से 34, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। तो 33 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको सही और शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें भी आपको इस क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, वाक्य शुद्ध है दोस्तों, भारत में अनेक जातियां हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के भेद बताना है दोस्तों, कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और इसके 4 भेद होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर
प्रश्न संख्या 37 से 38 निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य में कौन सा अव्यय है। अव्यय शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए क्वेश्चंस में से। तो क्वेश्चन 37 है, मैंने उसे देखा तक नहीं। इसमें आपको अव्यय शब्द की पहचान करना है। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में निपात अव्यय है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, निपात है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, वह दिन भर पढ़ता रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह दिन भर पढ़ता रहा वाक्य में निपात अव्यय है। और प्रस्तुत वाक्य में दिन भर निपात का प्रयोग होने पर वाक्य के अर्थ में विशेषता आ गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निपात हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो भी युग्म सही नहीं है आपको चयन करना है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, आंसू आंसुओं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू आंसुओं शब्द युग्म अशुद्ध है, एक वचन बहुवचन युग्म है, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, कारक का अर्थ है। तो कारक का अर्थ बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य पदों से संबंध सूचित करने वाले शब्द जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। और जो कारक होते हैं वो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ध्यान रखिएगा ये कारक चिन्ह आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कि बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब है दोस्तों। शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि शासन मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जबकि जो कविता होती है मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि, आपको बताना है, क्योंकि लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की इन कमजोरियों के कारण ही धर्म शासन हो या राज शासन उस पर शासन कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में शामिल भाषाओं में सिंधी भाषा के साहित्य को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। संस्कृत भाषा में साहित्य रचना के लिए सत्यव्रत शास्त्री को वर्ष 2006 में, कश्मीरी भाषा में साहित्य रचना के लिए रहमान राही को वर्ष 2004 में, और कोंकणी भाषा में साहित्य रचना के लिए रविंद्र केलकर को वर्ष 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर मावजो इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2002 के लिए चुना गया है। मावजो रविंद्र केलकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण गंग कवि की रचना चंद्र छंद बर्मन की महिमा नामक ग्रंथ में मिलता है, और गंग कवि का वास्तविक नाम गंगाधर था, जो अकबर के दरबारी कवि थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के
ब्रह्मभट्ट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह और टोडरमल के भी प्रिय थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रचंद बर्मन की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 से हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं में कौन सा रस है आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इसमें वात्सल्य रस है दोस्तों, क्योंकि वात्सल्य रस का सबसे छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल को माना जाता है और इसी कारण छंद को पिंगल भी कहा जाता है। छंद शब्द छह धातु से बना है जिसका अर्थ आह्लादित करना होता है, खुश करना। छंद को काव्यशास्त्र में कविता के नियामक रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्लास में 50 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।